वेलकम इस लेक्चर के लिए जो लैटिन अमेरिका इंडिया रिलेशंस के ऊपर है, और ये इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के इसका पार्ट है एक। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि हम जब लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो कभी कभी हम दो टर्म यूज़ करते हैं, या तो लैटिन अमेरिका या लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। तो सबसे पहले हमें ये भेद करना ज़रूरी है कि लैटिन अमेरिका और लैटिन अमेरिका कैरिबियन, LAM एंड LAS, इन दोनों में मूल डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करेंगे तो हम उसमें दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका को जब इंक्लूड करेंगे तो ये होगा लैटिन अमेरिका। जब हम लैटिन अमेरिका कैरिबियन की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह, उनको साथ में बोलेंगे तो ये होगा हमारा लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन आइडेंटिटी। और जैसा कि आप मैप देख रहे हैं, साउथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको से शुरू होकर अर्जेंटीना के फॉकलैंड आइलैंड तक ये एक्सटेंड करता है। फिर छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिसको हम कैरिबियन बोलते हैं, और बीच की जो देश हैं उनको हम सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स बोलते हैं। और जो मेनलैंड है साउथ अमेरिका का, उसके अंदर आप देखेंगे सारे बड़े देश हैं, जैसे ब्राज़ील, पैराग्वे, बोलिविया, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला। और वो जो तीन देश हमें दिख रहे हैं, सूरीनाम, फ्रेंच गयाना, हालांकि वो मेन इस पे हैं, मेन कॉन्टिनेंट पे हैं, बट उनकी आइडेंटिटी कैरिबियन है। और फ्रेंच गयाना तो फ्रांस का पार्ट है। तो इस तरह से जब हम इसका फिजिकल हमने जब लोकेशन देखा तो हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि लैटिन अमेरिका में 33 राज्य हैं, और उस 33 राज्य को अगर हम उनका ब्रेकअप करेंगे तो वो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह में स्थापित हैं। जब हम ब्राज़ील को छोड़कर सारे लैटिन अमेरिका को स्पेन ने कॉलोनाइज किया था, तो एक्सेप्ट फॉर ब्राज़ील जो कि पोर्चुगीज़ बोलता है, सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ स्पेनिश बोलते हैं। और कैरिबियन आइलैंड में इंग्लिश, डच और फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इनकी विघटन की बात करें तो स्वतंत्रता के युद्ध जो थे वो 1810 से 1825 के बीच में सारे देश में हुए, और इसके बाद इन्होंने कॉलोनाइजर्स हटा के सारे देश इंडिपेंडेंट हो गए। तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उनमें बड़ा तीव्र था। अगर एक और फैक्ट देखें तो ये जो है अत्यधिक शहरीकृत क्षेत्र है, और वो इसलिए है कि कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। वहाँ क्योंकि वो पोर्ट सिटीज़ थे तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, सो सारे लोग उधर की ओर माइग्रेट करने लग गए। अत्यधिक असमान समाज है लैटिन अमेरिका। अगर आप प्रतिशत में बात करें तो 10% लैटिन अमेरिका के लोग इस क्षेत्र की 71% संपत्ति के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। तो इट्स अ हाईली अनइक्वल सोसाइटी। अगर भूमि वितरण की बात करें तो काफ़ी अनइक्वल है, स्क्यूड है। विशाल भूमि संपदा, जिसे हम एस्तांसिया और लाटिफुंडिया कहते हैं, वो एक तरफ है। जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, जो सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट्स हैं, उनके अंदर आपको स्कूल मिलेंगे, आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, इनफैक्ट कुछ में तो आपको आर्मी भी मिलेगी। और इसके विपरीत एक समाज है जिसके पास ना तो खेत है, ना एग्रीकल्चरल राइट्स है, तो उनको हम लैंडलेस वर्कर्स या लैंडलेस पेजेंट्स की कैटेगरी में डालेंगे। एक और यूनिक फैक्ट है जिसको हम कहते हैं काउदीइज्मो, और ये बड़ा एंडेमिक है लैटिन अमेरिका के लिए। इस काउदीइज्मो में क्या होता है कि एक आपने देखी होगी मेक्सिकन फिल्म में, एक देयर इज वन लीडर जो घोड़े पे रहता है, कैप लगाता है, और वो एक ऑलमोस्ट ना एक क्लाइंट को ये लीड करता है। सो ये जो काउदीइज्मो की कल्चर है वो उसमें एक क्लाइंट और
पेट्रन रिलेशनशिप होता है। तो पेट्रन जो हो गया वो आपका लीडर है। वो लीडर इसलिए है क्योंकि उसके पास पावर है। पावर उसके या तो उसके एजुकेशन से आती है, या वो एक एलीट फैमिली को बिलोंग करता है, या फिर उसकी कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग है जिसकी वजह से वो सबसे ऊपर है। उसको कहते हैं काउडियो और मैन ऑन हॉर्स बैक। तो ये एक लैटिन अमेरिका में काफ़ी कॉमन कल्चर है। अगर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को देखें तो 25% औसत महिला नेता हैं, और उसमें अगर हम फीमेल प्रेसिडेंट्स की बात करें तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन लीडर है वर्ल्ड को फीमेल प्रेसिडेंसी देने के तौर पे। जैसे यूएस में हालांकि वोटिंग राइट्स 1910 के बाद ही मिल गई थी और लैटिन अमेरिका में 1940s के बाद आई है, इसके बावजूद यूएस में प्रेसिडेंट कभी भी महिला नहीं बनी। और अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एविटा पेरॉन, वो 1973 में प्रेसिडेंट बनी थी। उसके बाद कोस्टा रिका में लॉरा चिंचिला हैं, मिशेल बैचलेट हैं, देन अर्जेंटीना में क्रिस्टीना कर्शनर हैं, ब्राज़ील की प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट डिल्मा रूसेफ बनी थी। तो हम ऐसे कई नाम गिना सकते हैं। और अगर आप देखें तो 2003 से 2006 के बीच में कम से कम 5 लैटिन अमेरिकी देशों की राष्ट्राध्यक्ष महिला थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो कितना अलग है डिस्पाइट colonization, but it has managed to empower its women। and ये खास मुद्दा है बिकॉज हम उनको एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में देखते हैं। अगर हम 1980s की बात करें तो एक और मसला है जिसमें सारे कंट्रीज़ में बहुत कॉमनैलिटी है। उन सब कंट्रीज़ का आर्थिक पतन हुआ था 1980 के दशक में। उच्च मुद्रास्फीति और बहुत सारा इंडेटेडनेस, ढेर सारा इंडेटेडनेस इतना ज़्यादा था कि वो इनफैक्ट वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते थे। डेट की तो बात छोड़ें, इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाते थे, और इस तरह से उनके पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। और इस वजह से 1980s को हम लॉस्ट डेकेड बोलते हैं। इस दशक की बहुत अहमियत है लैटिन अमेरिका के पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी। ना अगर हम लैटिन अमेरिका को एक अलग और सुसंगत क्षेत्र के रूप में देखें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि बल्मर और थॉमस ने 2003 में कहा था कि लैटिन अमेरिका एक यूनिफाइड रीजन है बिकॉज़ ये एक कॉमन लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल करता है, और वो भाषा इटालियन या स्पेनिश या पोर्चुगीज़ जो कि रोमांस लैंग्वेज कहलाते हैं, तो वो इनका एक कॉमन एलिमेंट है। इनका कॉमन आइबेरियन कॉलोनियल पास्ट है, कॉमन रिलीजन है। 90% लोग रोमन कैथोलिक रिलीजन का फॉलो करते हैं, और इनके ट्रेडिशंस बहुत सिमिलर हैं। जैसे देयर इज़ अ सोशल हायरार्की, जैसे हमारा समाज कास्ट में बटा है, लैटिन अमेरिका क्लास में बटा है। तो आप सबसे पहले पेनिनसुलारिस होते हैं, फिर क्रियोल्स होते हैं, फिर मस्तीज़ो, मुलाटोज, और सबसे नीचे फिर इंडिजिनस पॉपुलेशन, और उसके बाद उसको अमेरिंडियंस बोलते हैं, और सबसे नीचे स्लेव्स होते हैं। तो अगर हम इनकी एकाकीकरण का कारण देखें कि क्यों एक हुए, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे पहला है निर्भरता, कि जब एक थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी थी विच इज़ अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, उसमें कहा गया था कि ये प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थे, और इसलिए ये पेरिफेरी बन के रह गए, और ये हमेशा कोर के मुद्दों को, उनके मसलों को, उनके डिमांड्स को फुलफ़िल करते रह गए। सो कोर तो स्ट्रॉन्ग होता गया और कोर डेवलप्ड होता गया, एंड पेरिफेरी अंडर डेवलप्ड होता गया। और ये कही थी राउल प्रेबिश ने 1950 में। तो इनका बेसिकली उन्होंने कहा कि अविकसितता का कारण कोर पेरिफेरी रिलेशंस है और प्राइमरी प्रोडक्ट का ट्रेड है। अब उनकी एक और यूनिफाइंग फैक्टर है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़
रोमन कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करते हैं। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि WESP 2014 के अनुसार हेटी को छोड़कर सभी देश विकासशील देश हैं। सो हेटी एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में आता है और अधिकांश देशों ने सैन्य तानाशाही का अनुभव कभी न कभी किया है, खास करके 1960 से 1985 के बीच में। सो इस तरह से जब हम लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो हम उसमें हमको देखना है कि इंडिया के साथ क्या सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से हम उनके साथ कोलैबोरेट करें। तो अगर भारत का पक्ष हम रखें तो बहुत अहम सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो जैसे हम कहते हैं कि इंडिया और ज़्यादातर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज़ वो पार्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड हैं और उनकी प्रॉब्लम सिमिलर है। उनकी प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, उनकी प्रॉब्लम है अंडर डेवलपमेंट की। सो गरीबी और अविकसितता की समस्याओं से ये सारे देश जूझ रहे हैं। अगर इनके डेवलपिंग स्टेटस की बात करें और इनका पॉलिटिकल इन्फेंसी और इंस्टेबिलिटी, इनको पॉलिटिकली इन्फेंट या प्रीमेच्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हालांकि इनकी डेमोक्रेटाइजेशन वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 1810 से 1825 के बाद हो गई थी, लेकिन उनके बाद उन्होंने सब कंट्रीज़ ने मिलिट्री डिक्टेटरशिप के थ्रू उनको गुजरना पड़ा। एक बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप का अंत होके जब वो रीडेमोक्रेटाइज हुए तो वो तब तक वक्त बहुत गुजर चुका था और हम 1990s के दशक में पहुंच चुके थे। इसलिए इनको हम पॉलिटिकली इन्फेंट्स बोलते हैं। इनका समृद्ध संस्कृति और बड़े पैमाने पर दोनों देशों में मध्यम वर्ग का होना, काफ़ी परसेंटेज इंडिजिनस पॉपुलेशन का होना, इन दोनों को काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्टर्स बनाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और इनका सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जब इनका जो एक्सपीरियंसेस है इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ के तौर पे, क्योंकि ये कंट्रीज़ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे, न्यूली इंडिपेंडेंट इकोनॉमीज़ NIEOs, तो इनका सबसे बड़ा कंसर्न था कि इनकी जो नेटिव और नेसेंट और यंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्फेंट